नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी विवाद की और इस विवाद पर हो रही सियासत की। लेकिन इन सबसे परे ये मुद्दा इसीलिए गंभीर और संवेदनशील हो जाता है क्योंकि ये बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आकर यही खड़ा हो जाता है कि शिक्षा के नाम पर वाकई में शिक्षा दी जा रही है या फिर एक नैरेटिव, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। सरकार बदलती है तो सिलेबस क्यों चेंज होते हैं, सरकार बदलती है तो किताबों में दरअसल हेरफेर क्यों देखने को मिलती है। एनसीईआरटी जैसी किताब, एनसीईआरटी जैसी पुस्तक जो हर वर्ग का बच्चा, हर क्लास का बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता है। कई स्कूल्स में तो ये बुक कंपलसरी भी है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। तो वो एनसीईआरटी क्या एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अब ये जो ताजा विवाद जुडिशरी सिस्टम को लेकर हुआ है, ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी एनसीईआरटी कई बार विवादों के घेरे में रही है। ऐसे में सवाल कई हैं और वो तमाम सवाल आज सीधी बात में हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से इस पूरे विवाद पर सियासत हावी है। एनसीईआरटी में जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के और भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर जो उल्लेख हुआ था, ये अत्यंत चिंताजनक है। हमारे सामने ये जब संज्ञान में आया, हमने उसको तुरंत एनसीईआरटी को सारी किताबों को विड्रॉ करवाया। और इसमें जो आज माननीय न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो टिप्पणी दिया है वो हमारे लिए मान्य है। सरकार उसके प्रति दायित्ववान है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। और एनसीईआरटी के संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी और ऐसे परिस्थिति आगे ना बने उसकी सरकार चिंता करेगी। देखिए, जहां तक एनसीईआरटी का विषय है, एक संवेदनशील विषय है। हम सब के मन में इंडियन जुडिशरी के प्रति सम्मान का भाव है, मान का भाव है और स्वाभिमान का भाव है। और कल जब इस विषय पे कोर्ट पे सुनवाई हुई तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी इस विषय को सरकार की तरफ से रखा है कि सरकार जुडिशरी के साथ में है, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जुडिशरी को हम प्रणाम भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चेतावनी दी, अच्छी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि किस तरह से पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कोई पहला बदलाव नहीं है। जिस तरह से पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसका सबका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। आप इतिहास, भूगोल सब तोड़ मरोड़ के अगर पढ़ाएंगे तो देश को आप कहां लेके जा रहे हैं? हमारे बच्चे भी अज्ञानता का शिकार होंगे। यूं पूरा किसी भी संस्था को आप बदनाम कर दें, वो गलत होता है। तो अब उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टैंड लिया है, हम उसके साथ हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही किया है जुडिशरी ने, क्योंकि पहली बात तो करप्शन है नहीं, और अगर करप्शन हो कहीं तो वो कोई सिलेबस में नहीं आप डाल सकते। एंड दिस इज रियली लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ एनसीईआरटी। कोई भी चीज छपने से पहले जाती है, उनको देखना होता है कि करिकुलम में कौन से चैप्टर आने हैं, क्या हेडिंग उनके होने हैं, और वो टोटल फेलियर रहे हैं। इसलिए सरकार के जो हमारे एनसीईआरटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सही माफी मांगी है और ये कहा है कि भाई ये इसका टोटल पब्लिकेशन, रिपब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटल बंद कर दिया। जरा सोचिए, देश में बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, वो भी न्यायपालिका में है। तो देश के जुडिशरी सिस्टम पर देश के भावी पीढ़ी आखिर कैसे भरोसा कर पाएगी? बेहद गंभीर मसला है। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम करेंगे। एक एक कर वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। क्या एनसीईआरटी अब एकेडमिक संस्था कम और वैचारिक एजेंडा ज्यादा बनती जा रही है? क्योंकि जुडिशरी में भ्रष्टाचार, ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर उसमें था। सरकार बदलते ही सिलेबस क्यों बदल जाता है? शिक्षा नीति या राजनीतिक प्राथमिकता, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है जो सोशल मीडिया पर लोग कर भी रहे हैं। तीसरा सवाल, इतिहास के अध्याय हटाना या संशोधित करना तथ्य सुधार है या फिर नैरेटिव कंट्रोल?
ये भी समझने वाली बात होगी। चौथा सवाल, क्या बच्चों को संवेदनशील विषयों से दूर रखना सही है या उन्हें आलोचनात्मक सोच सिखाना जरूरी है? बच्चों के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, इस पर भी एक डिबेट छिड़ गई है। पांचवा सवाल, एनसीईआरटी पर बार बार उठते विवाद पारदर्शिता की कमी है या फिर हर बदलाव को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? ये वो 5 प्रमुख सवाल हैं जो आज सुलगते सवाल जो आज सीधी बात में हम करने वाले हैं, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज होगी सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा होंगे। एक उन मेहमानों से परिचय भी आपका करा देते हैं जिनसे आज हम सीधी बात करने वाले हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चर्चा, संवेदनशील चर्चा, और उम्मीद आज की चर्चा ये की जा रही है कि एक सार्थक चर्चा हो, क्योंकि आज का जो विषय है वो वाकई में बेहद संवेदनशील विषय है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी हमारे साथ हैं, राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं, तनुज दीक्षित जी हमारे साथ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत भी आपका कि आप इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। और शुरुआत चलिए तपोष पाल जी के साथ ही कर लेते हैं। सभी गेस्ट को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुरुआत तपोष पाल जी के साथ ही कर लेते हैं। तपोष पाल जी, धर्मेंद्र प्रधान ने आगे आकर स्वीकार किया है कि गलती हुई है, माफी मांगी है, उन्होंने कहा है कि इसे हटा दिया जाएगा, लेकिन एक नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया है कि सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होता। और ये सब बातें चलिए, एक सेकेंडरी भी अगर मैं इनको रख दूं, प्राइमरी जो सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है वो यही होता है कि आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? क्या इस बाबत सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है? इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक, क्योंकि एक अलग चर्चा ये हो गई कि आप जुडिशरी सिस्टम में भ्रष्टाचार है, ये बच्चों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, क्या उनके दिमाग में डाला जा रहा है? देखिए, एनसीईआरटी ने 24 फरवरी 2026 को क्लास 8th की नई सोशल साइंस की किताब जारी की थी। हाँ। और उसमें चैप्टर था द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, और उसमें करप्शन ऑफ जुडिशरी नाम का एक उपशीर्षक था, सॉरी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। और उसमें चैप्टर क्या क्या थे? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की समस्या, केसों में भारी बैकलॉग, जजों की कमी और न्याय में देरी। तो देखिए, ये जो पाठ्यक्रम में डाला गया, और ये 24 फरवरी को, ये आज 26 फरवरी है। हाँ। तो तुरंत ही इस पे जो है सुबो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और 2.5 लाख जो छपी हुई किताबें हैं, हाँ, उसको वापस किया गया है। मतलब जो शिक्षा मंत्रालय है वहां से। और आपने देखा शिक्षा मंत्री जी का भी बयान है उसमें, और जितने बिके हैं वो भी जो है जब्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं। अभी देखिए, ये बहुत ही सरसरी तौर पे जानने की आवश्यकता है कि ये जुडिशरी और उसको इस तरीके से 8वीं के कक्षा में पढ़ाए जाने के लिए जो तैयार किया गया था, अभी पढ़ाया नहीं जा रहा था, ये रिलीज हुआ था। अगले बार जो क्लास 8th में जाते तो उनको ये किताबें मिलती और फिर हाँ, उसमें वो पढ़ाई करते। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी गलती जो कि जिस इकोसिस्टम वाले लोगों ने किया है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, भारत के जो लोकतंत्र है उसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं, और मतलब 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है, उसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आता है। मतलब न्यायपालिका, विधायिका हाँ, और कार्यपालिका। ये सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन है। इसी के आधार पे हमारे पूरे के पूरे भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो चलता है। और इसमें विधायिका जो होती है वो कानून बनाने का कार्य करती है, जिसमें कि पार्लियामेंट आते हैं, लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं और विधानसभा आते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि ट्रिपल तलाक का कानून हो गया, या फिर जीएसटी का कानून हो गया, सीए कानून हो गया, ये काम करती है हमारी विधायिका, हाँ, लेजिस्लेटिव। और एग्जीक्यूटिव के जो सबसे बड़े हेड हैं उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, आईएएस, पीसीएस, पुलिस, सरकारी अधिकारी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे लोग आते हैं जो कि इसका संचालन करते हैं। जो कानून बना हाँ, लेजिस्लेटिव में, वो उसके संचालन का काम करती है। और जैसे आप देख लीजिए कि संसद में अगर एक कानून बनता है कि हेलमेट पहनना जरूरी है, तो पुलिस चालान काटने का काम करती है। तो पुलिस जो है इस चीज को, लॉ को एग्जीक्यूट करती है। ठीक।
और जुडिशरी अगर उस लॉ को कोई अवहेलना करता है, मतलब उसको नहीं मानता है, तो उसका निर्धारण जो है जुडिशरी करता है। न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें कानून की व्याख्या करना, विवादों का समाधान करना और संविधान की रक्षा करना, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे लोग आते हैं। तो अगर इसमें अगर किसी ने इसको पढ़ाने की कोशिश की है और लेकिन उसको सर इंक्लूड करने ये की बताइए कोशिश ना, की है, तो विवाद ही सीधा पहला सीधा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने इसको पढ़ाने की कोशिश अगर की, ठीक है, मंशा चाहे कुछ और हो, मंशा सही हो और उसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं जो चलिए आपत्तिजनक है, इन सब बातों को भी चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है ना जो एनसीईआरटी विवादों में आया है। इससे पहले भी एनसीईआरटी बार बार विवादों में आया है। तो क्या सवाल तो उठेंगे ही ना कि क्या आप एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक नैरेटिव ऑलरेडी बन रहा है? क्योंकि एनसीईआरटी बार बार इस तरह से, आप सोचिए, कंट्रोवर्सीज में क्यों आ जाती है? नहीं, वही है, इसीलिए शिक्षा मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत कड़े स्टेप्स और इस पे जो है बहुत कड़े जो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये वही इकोसिस्टम है जो सेना को बदनाम करती है, जो इलेक्शन कमीशन को बदनाम करती है, जो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करती है। अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूँ तो क्या आप यहाँ पर विपक्ष का निशाना साधते हुए बात अपनी कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि एआई समिट में कपड़े उतार के यही लोग प्रदर्शन करते हैं और भारत, लेकिन वही विपक्ष से वैचारिक करार दे रहा है। तो जब वो विपक्ष वैचारिक करार दे रहा है और उस विपक्ष की भूमिका इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि आपसे पहले सालों साल राज उन्होंने ही किया है, तो सीधे उनसे ही सवाल कर लेते हैं। राज शर्मा जी, ऐसा तो है नहीं कि आपके समय में कभी पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हुए, या आपके समय में यानी कि कांग्रेस के शासनकाल के वक्त एनसीईआरटी कभी विवादों के घेरे में नहीं आई है। तो अब जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है तो उसे एक नैरेटिव, एजेंडा, वैचारिक सोच, ये सब क्यों करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? देखिए मोनिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ। मेरी 2-4 बातें हैं, मैं सिर्फ इस वीक कहना चाहता हूँ कि जो भी एनसीईआरटी में बदलाव हुआ, मुझे लगता है कि अगर मंत्री जी को, इनके तपोस पाल जी कह रहे, जो मंत्री जी प्रधान जी हैं, अगर उनको नहीं पता है तो मुझे लगता है कि उन्हें मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर होने का अधिकार भी नहीं है। सीधी बात ये समझिए पहली। और ये तो ही मेरी एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जवाबदेही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, मैं नहीं जवाबदेही हूँ, ना तनु दीक्षित जी है, ना आप है, ना रणविजय सिंह साहब है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप लोग जुडिशरी को क्या समझते हो। जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप जुडिशरी को क्या निकृष्ट समझते हो? अभी भी तपोस पाल जी ने कहा 3 लोग नहीं, चौथा स्तंभ मीडिया भी है। शायद आपको यही नहीं पता होगा कि चौथा स्तंभ मीडिया भी है। आप लोग क्या कर रहे हो? तपोस पाल भाई, हो सकता है कि मैं गलत हूं। देखिए, मुझे इस पे कहने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना गुरेज है, कि मैं एक बात कहता हूं कि हमारी पार्टी की, हमारी इनसे 2014 से पहले 2 दशक हमारी पार्टी रही, 10 साल, 1-2 दशक। तो हो सकता है हमारी नीति ना पसंद आई हो। ठीक, जनता को हमारी नीति पसंद नहीं आई, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं था। आपको क्यों दिया था सरकार का मौका? आपको सरकार में मौका इसलिए दिया था कि आप पढ़ाएं, आप रोजगार दें। आपने जो कहा था, क्या मैं तपोस पाल जी, मैं आपसे एक बात करता हूं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कही थी 110 बातें, सिर्फ मुझे 10 बातें बता दें कि जिस पे आप खरे उतरे हो। आपने रोजगार दिया, जिस लड़के ने आपको 2014 में पहली बार वोट दिया, क्या उसको रोजगार मिला? वो 18 साल था, आज 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया। क्या आपने सेना को मजबूत किया? सेना को आपने क्या दिया? सेना को आपने प्राइवेटाइजेशन दे दिया। एनसीईआरटी पर हम अगर रहे स्टिक डाउन। हाँ, मैं एनसीईआरटी पे आता हूँ। हाँ। देखिए, एक और बात, मतलब वो बातें तो रोजाना हाँ बिल्कुल बिल्कुल घुमा फिरा के उन्हीं बातों पर आ जाते हैं। मैं आऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरह अनपढ़ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ 12th तक। मैंने देश की, हंसना क्या है? ये देश की हंसी यही तो है। वो तुम आप लोगों की हंसी, हंसते क्यों हो? ये संवेदनशील मैटर में डिस्कशन हो रहा, आप हंस रहे हो। घर में बाप मर गया और पोता हंस रहा है। शर्म नहीं आ रही आपको? मैंने किस पे बात, क्या शर्म मर गई? आज मालूम है आपको? किसी ने टॉपिक बताया था आपको? अच्छा, एक मिनट हंसो। हंसे किस बात? टॉपिक तो बता दीजिए, क्या है आज, यहाँ क्या अच्छा, क्या हंसे करने आए किस हैं? बात पे ये बताओ पहले।
आप देश पे हंस रहे हंसे हो इसी बात पे और कि याद आपको रखना, मालूम नहीं है देश विषय आप पे क्या है, आप हंसेगा। कुछ भी बोलते किस जा बात पे चले जा हंसे हो रहे भाई? हैं। तपस्पाल जी, आप किस बात पे मैं हंसे? इस बात पे हंसा अरे हूँ बाप कि मर ये गया। वही इकोसिस्टम अरे वो है जो बता हमें तो पता रहे है, हैं किस बात पे केंद्र, हंसे। CBI, राज शर्मा जी इलेक्शन उन्होंने बता कमीशन दिया ऑफ किस इंडिया, बात पे हंसे। सुप्रीम हंसोगे? कोर्ट उसको बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। बता दिया उन्होंने ये किस बात ये पर हंस वही रहे हैं। पार्टी है जो अच्छा, हमेशा आप हंसे। ये मुझे इस बात का वही जवाब दे पार्टी दो। है जो आप हंसे हमेशा क्यों? हमेशा आप से हंसे इसका क्यों? मजाक अरे उड़ाती जवाब रही दे है। दिया क्यों? राज शर्मा जी, आपने सुप्रीम शायद कोर्ट सुना आपका नहीं, उन्होंने देश जवाब आपका दिया घर है है। भाई। के अधिकार आपका है, देश ये आपका ऐसा घर समझते है हैं। और उस घर में बाप की मौत हो गई और ये राज पोता शर्मा जी हंसेगा? टेप रिकॉर्डर बंद कीजिए, रुक जाइए। उन्होंने बता दिया किस बात पे हंसे। वो इस बात पे हंसे हैं कि आप विषय कुछ है और बात कुछ और कर रहे हैं। वो इस बात पे हंसे, उन्होंने क्लियरली आपको बताया है। अब आप विषय पर आ इनके जाइए। नेता का हक है। अब यही इनके नेता का वो है रोल। बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। मनसा वाचा कर्मणा, इस पे सामंजस्य बैठाना। तपस्पाल जी, आत्मा आपको दुआएं देगी। आपका नेता जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो सोचता नहीं, देश को बर्बाद करा रहा है। याद रखना, आज एक बात कह रहा हूं तपस्पाल जी, हो सकता है मैं आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग पता क्या, आप लोगों को पता क्या मान लिया, देश छोटा सा है, आपको पता नहीं ये देश सर ये विश्व देश में बहुत सबसे बड़ा है और इस ताकतवर बड़े से देश में एनसीईआरटी को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है और हम एनसीईआरटी पर स्टिक NCERT रहना ये चाहते करा हैं। रहे, ये गंदा प्लीज आप पान ये करा बताइए रहे, कि क्यों मोदी विपक्ष का इसे जी गंदा वैचारिक पान, और एजेंडा गंदा करार दे पान रहा करा है। रहे, सीधे इस मुद्दे पर आ जाइए बर्बाद प्लीज। करा रहे देश के नौनिहाल को, ये देश के नौनिहाल को बर्बाद करा रहे। जुडिशरी, एक याद रखना, अगर जुडिशरी निष्पक्ष नहीं होती, आपको भी जेल के अंदर होना था, आपको जेल के अंदर होना था। आपके राज नेता को शर्मा जी जेल के आप ये अंदर कह होना रहे था। हैं तो सवाल तो विपक्ष भी उठा देता है ना। अब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तो आप इसे वैचारिक नैरेटिव और एजेंडा करार देते हैं, यानी कि कांग्रेस दे रही है। तो ये वही कांग्रेस है जो आज के समय में इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है। ये वही कांग्रेस है जो आज के समय में न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रही है। ये वही कांग्रेस है जो देश की हर एक सिस्टम पर, देश की हर एक एजेंसी पर, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, हर एक पर सवाल उठा रही है। तो सवाल तो बस आप मेरा लोगों की इसका तरफ से जवाब भी लीजिए। उठाए गए हैं वक्त रहते। मेरा इसका जवाब लीजिए। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नहीं, क्या और पहले ये वही पहले न्यायपालिका ऐसा है आपने जिसने देखा? इमरजेंसी में लोकतंत्र क्या- बचाया था, अरे भाई रुक जिसने जाओ, संविधान की अरे वो रक्षा तो की इमरजेंसी, थी। वो तो और इमरजेंसी ये डिक्लेयर थी। वही हमारे नेता ने न्यायपालिका मांगा, है वो जिसने गलती संविधान हुई। की रक्षा की है। आपके नेता की कांग्रेस ने उसको हैसियत है, तार किया जो है। कह दे, अब यही घोषित है। न्यायपालिका है जो कि इंदिरा अरे गांधी हो को सकता है जेल कल भेजी मुझे थी। आप जेल में भेज दो। उन्होंने और याद रखना इंदिरा गांधी को तपस्पाल ये जी, बताया था you कि will वो be गलत great तरीके से बात। चुनाव जीती थी। क्या करते हो? ये वही क्या करते न्यायपालिका हो? है और इसके विरोध में आपका अगर कोई नेता खड़ा झूठ रहा है बोलता तो है। केवल और आपका केवल नेता कांग्रेस जो नहीं बोलता है है। वो करता ये ना नहीं। गलत है। आपके नेता का जिसके जो संवैधानिक संस्थानों बयान पे था अगर किसी ने कि चोट पहुंचाई मैं है तो वो रोजगार कांग्रेस है। दूंगा, सेना रोजगार खराब है, कितना दिया? सीबीआई खराब है, आपके इलेक्शन नेता कमीशन का ऑफ बयान इंडिया था। खराब है। ठीक है, ये वो बहस खराब चलती है। रहेगी, अगर यानी कि ये आपने वो पैसा विपक्ष रहे राज तो शर्मा जी, सही, इससे एक नहीं नैरेटिव तो सिर्फ सारे भारतीय सब जनता खराब पार्टी को खराब। लेकर क्रिएट नहीं हो रहा है, बल्कि एक नैरेटिव कांग्रेस को लेकर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट याद हो रहा है रखना, कि आप आपने जब ब्राह्मणों खुद की खुद चुतिया देश कहती की है, कार्यप्रणाली मिट्टी पर, में देश के मिलोगे, सिस्टम्स पर मिलोगे। सवाल खड़े करते हैं, तो के आज बाद जब आपने सवाल सीधे खड़े अरे हुए तो तब आप तो इसे भैया नैरेटिव मिट्टी करा में दे ना रहे मिलो। हैं। ठीक तो है, मेरा आप नाम बाद नहीं में लेता। बहस कीजिएगा, हम अपने मेहमान अगले मिट्टी में मेहमान मिल के पास जाओगे। जाएंगे। मिट्टी तपस्या में। हमारे साथ है। अरे, राज शर्मा जी रुक हमको मारोगे। जाइए, रुक जाइए राज शर्मा जी, हैं? ठीक है, रुक जाइए राज शर्मा जी, रुक जाइए। ठीक है, दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आ रहा है, क्योंकि ये आप ही लोग हैं। अगर आज आप इसे एजेंडा करार दे रहे हैं, नैरेटिव करार दे रहे हैं, तो आप ही लोग हैं जो देश के हर एक सिस्टम पर, हर एक एजेंसी पर, न्यायपालिका से लेकर हर एक चीज पर सवाल खड़े करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा को हम जारी रखेंगे, आप दोनों आराम से बहस कीजिएगा आगे चलकर। तनुज दीक्षित जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज दीक्षित जी, बुक में जिस तरीके से ये चैप्टर आया है, उसका जो कंटेंट है कुछ वो कंट्रोवर्शियल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आता है संविधान में? क्या आप किताब में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी छाप दे जहां पर न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर दिए जाए? देखिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी तब होती जब ये किताब किसी और पब्लिशर की किसी और उद्देश्य से पब्लिश की हुई होती। हाँ। क्योंकि ये शिक्षा और शिक्षित करने के लिए बना हुआ एनसीईआरटी का एक शेड्यूल कोर्स है, जो कि प्रत्येक छात्र को पढ़ा करके उसको इस तरीके की पाठ से आप शिक्षा देने वाले हैं। अगर आप भ्रष्टाचार की शिक्षा देंगे तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा आप अगर ये बताना चाह रहे हैं कि देश के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से
भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के साथ में अगर लिखित में बच्चों को समझाने के लिए कोर्स लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और ये बहुत मुझे लगता है जब कोर्स किसी भी एनसीईआरटी द्वारा या कोई भी अदर जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके जब भी कोर्स डिसाइड होते हैं तो इसकी कमेटी होती है, वो उस पर विचार विमर्श करके कमेटी में कोर्स डिसाइड किए जाते हैं। ऐसे कोर्स पब्लिश नहीं होते हैं। तो क्या कोर्स बनाने वाले को ये नहीं पता है कि जब कमेटी इस तरीके जो कमेटी थी क्या वो नहीं समझती कि किस तरीके की शिक्षा बच्चों को देनी जानी चाहिए और क्या ज्ञान आवश्यक है और क्या नहीं है। तो मैं इसके बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, डबल बेंच से जो आया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले बेहद आवश्यक थे। भविष्य में देखिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को अभिव्यक्ति है संविधान की, कोई भी पूरे पावर्स है उनके पास में कि वो किसी भी तरीके के आदेश को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। और इवन आर्टिकल 128 में भी सुप्रीम कोर्ट की अभिव्यक्ति है कि किसी भी तरीके के नए खुद से ऑर्डर्स दे सकती। तो ये मामले में माफी तो स्वीकार नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से देखते हैं कि इस मामले में किस तरीके की सजा का सामना विभाग और विभाग के अधिकारी और किन किन को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। रणविजय जी भी हमारे साथ है। रणविजय जी, क्या ये जो पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, एनसीईआरटी का ये जो पूरा विवाद अब सामने है, क्या ये शिक्षा से ज्यादा आपको लगता है कि अब एक राजनीतिक विवाद बन चुका है? जिस तरीके से वाद विवाद हो रहा है, तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। मोनिका जी, शिक्षा मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। हाँ जी। और यह कोई आज से नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ है। आप भी पत्रकारिता में है और जो साथी अधिवक्ता महोदय हैं, दोनों प्रवक्ता महोदय हैं, ये भी लंबे समय से सब कुछ देख रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसके जरिए सरकारें अपनी विचारधाराओं को बच्चों के जरिए आगे बढ़ाने का एक रास्ता निकाल चुकी। और यह आज की नई बात नहीं है। यह जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उनके समय से एक बीच में इसमें राजनीतिक कुछ घटनाक्रम भी है, जिसमें यह कहा जाता है कि बीच में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी पर एकाधिकार जमाने के लिए वो इस शिक्षा मंत्रालय को जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं इनको ट्रांसफर कर दिया था। वामपंथी विचारधारा के लोगों का एक लंबा हो रहा है कि वह अपनी धारा से देश के जो शिक्षा का हिस्सा है उसको प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि वह पीढ़ियों तक अपनी बात को रखना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रालय जो ये एनसीईआरटी का ताजा विवाद है, यह भी एक मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलना चाहता हूं। जी। ये बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2004 में चली गई और कांग्रेस के अगुवाई की गठबंधन वाली सरकार 2004 में सत्ता में आई जी, तो उस समय अर्जुन सिंह जी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिला हुआ था। ठीक। और मुरली मनोहर जोशी जी एनडीए की गवर्नमेंट में मानव संसाधन मंत्रालय का काम देख रहे थे, उसके मंत्री थे। उन्होंने अपने 7-8 साल के कार्यकाल में जितने कुछ बदलाव किए थे, अर्जुन सिंह जी ने उस पूरे हिस्से को एक सप्ताह के अंदर पलट दिया था और फिर उसी व्यवस्था में लौट गए थे जिस व्यवस्था में यह मंत्रालय पहले चल रहा था। यानी इस मंत्रालय पर वामपंथी विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया। और अभी रिसेंटली जो 2 विवाद हुए, वह दोनों विवाद संयोग से शिक्षा मंत्रालय से ही जुड़े हुए। यूजीसी का विवाद, पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया, पूरी सरकार हिल गई, वह भी शिक्षा मंत्रालय से था। एनसीईआरटी ने जो अपने कक्षा 8 की पुस्तक में जिस विषय को शामिल किया, यह भी शिक्षा मंत्रालय का ही है और यह कोई अनायास नहीं आया है। हमने कुछ बिंदुओं को नोट किया, अगर आप कहें तो 1 मिनट में मैं जरा इसको सबके सामने पढ़ देना चाह रहा था। ठीक। अनुमति है? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जी। एक तो एक एनसीईआरटी जो भी पाठ्य पुस्तक तय करती है उसके लिए एक कमेटी होती है। कमेटी में शिक्षाविद होते हैं, शिक्षक होते हैं
उस विषय के विद्वान होते हैं। हाँ। सभी लोग उन विषयों पर चर्चा करते हैं, क्या पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस पर एक बृहद बैठकों का लंबा सिलसिला चलता है। उन बैठकों में तय किया जाता है कि पाठ्यक्रम में क्या रखा जाएगा, जो कंटेंट रखे जाएंगे वह कंटेंट सही है या गलत है, इनकी भी समीक्षा होती है। और जो कमेटी बनती वह जो देश की मतलब जो सरकार होती है उसकी जो एजुकेशन पॉलिसी होती है उसके आधार पर वह विषयों का चयन तय करती है, कंटेंट को उठाती है। और जब सारी कुछ एक लंबी प्रक्रिया के बाद सब कुछ तय हो जाता है, क्या कंटेंट रखना है, कैसे रखना है, कैसे उसका प्रस्तुतिकरण करना है, विषयों का क्या चयन होना है, उसके बाद एनसीईआरटी में गवर्निंग बॉडी होती है। वह गवर्निंग बॉडी फाइनल जब अंतिम अनुमोदन प्रदान कर देती है तब वह पुस्तक छपने प्रकाशन के लिए जाती है। हाँ। तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर का यह कह देना कि त्रुटिवश हो गया है, यह त्रुटिवश नहीं है। यूजीसी का मामला जैसे त्रुटिवश नहीं था, वैसे एनसीईआरटी का मामला भी त्रुटिवश नहीं, एक लंबी प्रक्रिया के दौर से यह और क्या आप उस प्रक्रिया को पर ध्यान ही नहीं देते, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ध्यान देते हैं तो यानी कि जानबूझकर ये चीजें हो रही हैं, जानबूझकर ये चीजें दिखाने दर्शाने की कोशिश हो रही है। मोनिका जी मैं यही कह रहा हूँ कि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा, कोई अनजाने में नहीं हुआ, कोई भूल नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई। यह एक जो उस प्रक्रिया में शामिल लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। और यह पहली बार हमें लगता है यूजीसी में वह बात कोर्ट में नहीं आई, लेकिन इस मामले में आ गई है। कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में जो भी लोग शामिल रहे हों, पाठ्यक्रम तय करने वाले लोग, अफसर या विद्वान या शिक्षक जो भी रहे हो, उन सबका पूरा विस्तृत विवरण कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। उन सबको देखा समझा जाएगा कौन है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहूंगा सरकार को केवल दूसरे क्षेत्रों में ही ध्यान नहीं देना चाहिए, इस क्षेत्र पर भी और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और रणविजय जी, आपने जो पॉइंट कहा है, इसी पॉइंट से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। तो एनसीईआरटी पर विवाद गहरा गया है और राजनीति पर इस पर जमकर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि क्या तो एनसीईआरटी पर विवाद अब गहरा गया है और राजनीति भी इस पर जमकर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा नीति से तय होगी या फिर राजनीति से होगी? जब एक पूरी प्रक्रिया के तहत सिलेबस बनाया जाता है, कंटेंट बनाया जाता है, किताब के लिए लिखा जाता है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, तो एक पूरी प्रक्रिया इसके लिए होती है। तो क्या उस प्रक्रिया में वाकई में गलती हुई या जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया गया? और जो सवाल उठ रहे हैं कि एक नैरेटिव, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश, ये वाकई में इसमें सच्चाई है। खैर, ये तमाम बातें वक्त तय करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर बेहद गंभीर है। कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है और जवाब देना होगा। इसी के साथ सीधी बात में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।